जिनको भी लगता है कि दिल्ली ईशान मलिंगा के ओवर में मैच हार गया है, जहाँ पे 107 पे 3 थे, 107 पे 4 हो गए और बैक टू बैक विकेट्स आउट हुई। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि जिस तरीके से मैच चल रहा था कभी लगा ही नहीं कि दिल्ली मैच के अंदर है। जो कल वाली गलती हुई है मुंबई इंडियंस से, वही सेम गलती आज हमें नजर आती है दिल्ली कैपिटल से। माफ़ कीजिएगा, जो कल वाली गलती हुई गुजरात टाइटंस से, वही सेम गलती हमें आज नजर आती है दिल्ली कैपिटल से। वो गलती क्या है, किस तरीके से हुई और कैसे ये जो टीम है जो कि जीत के घोड़े पे सवार थी, ये किस तरीके से अभी डाउनफॉल की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैच जो है हैदराबाद के अंदर था। हैदराबाद की जो विकेट है वो लास्ट जो ईयर्स हैं जहाँ से हम मैच को देखते आ गए, आईपीएल को देखते आ गए हैं, तो वहाँ पे हमें ये दिखता था कि ये जो विकेट है यहाँ पे बड़े रन्स बनते थे और चेज भी होते थे। लेकिन जो अब की विकेट है हैदराबाद की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ड्राई नजर आती है, थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प करती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे चेजिंग जो है थोड़ी बहुत मुझे मुश्किल लगने लग गई है कि अब आने वाले टाइम में हैदराबाद के अंदर अगर आप टॉस जीते हो तो पहले आप बल्लेबाजी करो, 200 प्लस बोर्ड पे लगाओ और लेटर ऑन जो है आप इसे, अगर आपके पास अच्छा बॉलिंग स्क्वाड है तो आप इसे डिफेंड कर सकते हो। इसी तरीके से डीसी ने टॉस जीता, टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि ऑब्वियस डिसीजन है किसी भी कैप्टन के द्वारा इस आईपीएल के अंदर कि जो भी टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का निर्णय लेगा अनटिल अनलेस उसका नाम अजिंक्य रहाणे है। मैच स्टार्ट होता है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। ट्रेविस हेड हालांकि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा गए जो हम सोच रहे थे कि इस तरीके से ट्रेविस हेड परफॉर्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां, थोड़ी बहुत बीच में खींचातीनी, थोड़ी बहुत गेंदबाजों की गलती, तो ट्रेविस हेड जो है चलते रहते हैं, विकेट जल्दी उनकी नहीं जाती। लेटर ऑन 26 गेंदों पे 37 रन बनाते हैं, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से, जो कि एक डिसेंट स्टार्ट देने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इनफ था। देन ईशान किशन आते हैं, वो भी 13 गेंदों पे 25 रन बनाते हैं, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। हेनरिक क्लासन लास्ट में बहुत अच्छा फिनिश करते हैं, 13 गेंदों पे 37 रन, 3 चौके 3 छक्के। अभिषेक शर्मा के बारे में थोड़ी यहाँ बात करते हैं। अभिषेक शर्मा आज बल्लेबाजी करने उतरे, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई गेंदबाज उनको रोक पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही डिसेंट तरीके से, कोई पावर शॉट्स नज़र नहीं आए, प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर वो खेलते नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा की ये बहुत ही अच्छी आदत है। कहीं ना कहीं जो नीतीश राणा को खिलाया गया था दिल्ली कैपिटल के द्वारा, वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो निकाली थी, वो जो वर्ल्ड कप हुआ है 2026 का, जहाँ पे अभिषेक शर्मा काफ़ी ज़्यादा आउट हुए थे और स्पिनर्स के सामने स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा लो था, नियर अबाउट 100 का स्ट्राइक रेट था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप नीतीश राणा को टीम में लेके आए और मेरी समझ से वो चीज़ बाहर थी कि भाई नीतीश राणा को आप 4 ओवर डलवाने के लेके आए हो कि यहाँ पे बैक टू बैक लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं, तो हम कहीं ना कहीं नीतीश राणा को ऑफ स्पिन डलवाएंगे। अगर आप इनकी टीम को देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई बैटर ऑफ स्पिनर नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं जो कि बेटर तरीके से गेंदबाजी कर पाए, जो कि बिल्कुल इंस्टिंक्ट होने की तरफ जा गए हैं ऑफ स्पिनर्स। तो आपको नीतीश राणा को टीम में लाना पड़ा। नीतीश राणा ने पावर प्ले में ओवर किया, 5 रन दिए, अच्छा ओवर किया, लेकिन वहाँ पे गलती नजर आती है एक बार फिर से कप्तान अक्षर पटेल की, जो कि खुद गेंदबाजी करने नहीं आते। चाहे लेफ्ट हैंडर मौजूद है लेकिन वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। फिर भी सेकंड ओवर दिया जाता है नीतीश राणा को, उस ओवर के अंदर 3 छक्के जो है मारे जाते हैं, एक ट्रेविस हेड के द्वारा और 2 जो हैं अभिषेक शर्मा के द्वारा। अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छी पारी खेलते हैं, 68 बॉल्स में 135 के। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से गेंदबाजी की है लास्ट ओवर के अंदर लुंगी एनगिडी ने और टी नटराजन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो बिल्कुल एक्सेप्शनल थी। आपको 4 ओवर में 40 रन पड़े हैं, अगर कोई भी स्टैट्स उठा के देखेगा तो उसे यही लगेगा कि भाई नटराजन तो आज बहुत महंगे साबित हुए हैं। लेकिन अगर आप उनकी गेंदबाजी एक्चुअल में मैच के अंदर आपने देखी होगी तो लास्ट जो ओवर्स चले गए थे, डेथ ओवर जो चले गए थे, वहाँ पे अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि बॉल को काफ़ी दूर भेजने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल बल्ले के नीचे जड़ में बॉल की गई और 6 की 6 बॉलें एक ही टप्पे में डाली गई, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और उसी के कारण ये जो टारगेट था सनराइजर्स हैदराबाद का, ये 242 में सिमट गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा को अगर आप डेथ ओवर के अंदर की बैटिंग देखोगे तो उनके बल्ले से बॉल बिल्कुल भी लगा ही नहीं। एक टाइम पर उनका स्कोर था 60 गेंदों पे 127 रन। इट मीन्स की जो अगली 8 गेंदें थी, उन अगली 8 गेंदों में केवल 8 ही रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, और वो 8 रन इसलिए बने हैं कि वो केवल 8 सिंगल से निकाले गए हैं हेनरिक क्लासन को स्ट्राइक देने के लिए। और हेनरिक क्लासन ने 13 गेंदों पर जो 37 रन बनाए हैं, उन्होंने बताया कि क्यों वो बड़े बल्लेबाज हैं और क्यों टीम्स उन्हें इतने ज़्यादा पैसे दे के आज भी आईपीएल के अंदर अपनी टीम में रिटेन कर गई है। तो यहाँ पे बल्लेबाजी में कोई इशू नहीं था। 242 रन बनते हैं 2 विकेट्स के लॉस के ऊपर। देन जो अभिषेक शर्मा से बात की जाती है उनकी सेंचुरी के बाद,
तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भी फिगर आउट कर रहे हैं कि इस विकेट के ऊपर पास स्कोर क्या हो सकता है, 220 230 ईजिली जो है पास स्कोर हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी डिसाइड करेगी कि हम मैच जीते हैं या फिर नहीं जीते। और वही चीज़ हमें नजर आती है जब दिल्ली कैपिटल बल्लेबाजी करने उतरता है। पथुन निशंका आते हैं, 6 गेंदों पे 8 रन बनाते हैं एक छक्के की मदद से और वो आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई है के राहुल और नीतीश राणा के बीच में, जो मैच था वहीं पे ख़त्म हो चुका था। जैसे कल का मैच हुआ था गुजरात टाइटंस वाला, उसी तरीके से ये भी वही मैच है जो कि पावर प्ले के अंदर ही ख़त्म हो गया था। अगर आप अबाउट 250 रन चेस कर रहे हो तो आपको 6 में 90 या 100 बनाने पड़ेंगे। अगर आप 6 में 90 या 100 नहीं बना सकते तो उससे मैटर नहीं करता कि आपके पास डेविड मिलर मौजूद हैं, ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद हैं, समीर रिजवी हैं, चाहे आपके पास AB डिविलियर क्यों नहीं मौजूद हैं पीक का। अगर आप 6 ओवर में 90 नहीं बनाओगे, 6 ओवर में 100 नहीं बनाओगे, तो आने वाले 14 ओवर के अंदर आप एक माइंड में चीज़ सोचिए कि अगर आप 242 चेस कर रहे हो, आप पहले 6 में 100 रन लगाते हो, उसके बाद भी 14 ओवर्स में आपको 10 से ऊपर का स्ट्राइक रेट चेस करना है। इट मीन्स के ये कोई आसान काम नहीं है कि आप 250 रन चेस करोगे। जो 250 रन जिन टीम्स ने चेस किए हैं उन्होंने पावर प्ले को जीता है। जब बात होती है पंजाब किंग्स की या किंग्स इलेवन पंजाब की, जब उन्होंने 262 रन चेस किए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, जहाँ पे श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, तो वहाँ पे आप हिस्ट्री निकाल के देखिए क्या हुआ था। वहाँ पे जो पहले 6 ओवर थे वहाँ पे प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेस्टो दोनों ने मिलकर नियर अबाउट 90+ रन बना दिए थे। अभी भी अगर मैं अपने माइंड में रिमाइंड करूँ तो नियर अबाउट 98-97 रन बने थे। प्रभसिमरन सिंह ने फास्ट जो है 50 लगाई थी, जॉनी बेस्टो ने 100 लगाया था, शशांक सिंह ने लास्ट में आके कुछ 16-17 बॉलों पे 40-45 रनों की पारी खेली थी। वो पारियाँ तभी काम आएंगी जब आप स्टार्टिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके की बल्लेबाजी 23 गेंदों पर 37 रन बनाए के राहुल ने, 1 चौका 3 छक्के, ये किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट नहीं करती। यहाँ पे कहीं ना कहीं के राहुल को 23 गेंदों पे 55 या 60 रन तक जाना चाहिए था। नीतीश राणा को मैं गलत नहीं कहूँगा, बंदे ने पावर प्ले के अंदर एक्सीलरेट नहीं किया, लेकिन पावर प्ले के बाद अच्छा खासा एक्सीलरेट किया। 30 गेंदों पे 57 रन बनाए 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से। तो जो थोड़ा बहुत रन रेट चला था दिल्ली कैपिटल का बाद में, वो कहने के नीतीश राणा की तरफ से चला था। लेकिन जैसे ही राहुल आउट होते हैं, फिर नीतीश राणा आउट हो जाते हैं, फिर डेविड मिलर आउट हो जाते हैं, तो टीम जो है एकदम से कोलैप्स के अंदर चली गई। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ईशान मलिंगा ने जो बैक टू बैक विकेट्स ली हैं उसके कारण से ये मैच में कोलैप्स हुआ है या उसके कारण से दिल्ली कैपिटल मैच में पीछे हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप 6 में 60 रन बना गए हो, 250 चेस कर गए हो, तो आप चाहे 6 पे 60 ही क्यों ना हो, माफ़ कीजिएगा 6 में आपके 60 रन क्यों भी ना हो, 0 विकेट हो, फिर भी आप मैच में बहुत ज़्यादा पीछे हो। ये सेम गलती की थी LSG ने और ये सेम गलती आज की है दिल्ली कैपिटल्स ने। बल्लेबाजी डिसेंट है, टीम डिसेंट है, सब कुछ ठीक है। एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर नजर आता है, वो ये है कि जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपना स्टार्ट किया था जो IPL खेलने का सफ़र, तो वहाँ पे नजर आते थे समीर रिजवी जो कि एज ए बैक प्लेयर आते थे, आशुतोष शर्मा टीम में मौजूद थे। दैन लेटर ऑन लास्ट मैच में देखने को मिला कि जब 170 चेस करने थे तो करुण नायर आगे बल्लेबाजी करने, और वहाँ पे करुण नायर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। आज दोबारा से जब नियर अबाउट आपको 19-20 का स्ट्राइक रेट चाहिए, रन रेट चाहिए, तो वहाँ पे आप आशुतोष शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हो। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि IPL एक बड़ा टूर्नामेंट है, आपको 14 मैचेस तो खेलने ही खेलने हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफायर्स के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो, टॉप 2 स्लॉट्स के अंदर नहीं होते हो, 3 या 4 के अंदर होते हो, तो वहाँ पे आपको एक एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, उसके बाद क्वालिफायर खेलना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल खेलना पड़ेगा। तो इट मीन्स के 3 मैच आपके वहाँ भी निकल के आते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर आप पूरा सफ़र लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 17 मैचेस बन जाते हैं। और यहाँ पे अभी तक आपको ये नहीं पता कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा लेके आना है। हमें समीर रिजवी लेके आने हैं, हमें करुण नायर लेके आने हैं, या फिर हमें आशुतोष शर्मा लेके आने हैं। आज का ये जो स्क्वाड इन्होंने खिलाया है, मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। नीतीश राणा के ऊपर अब जो दबाव था थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। हालांकि गेंदबाजी में अगर आपने ब्लंडर किया है, आपने 4 ओवर 55 रन दे दिए, तो इसके पीछे नीतीश राणा की गलती मैं नहीं कहूँगा। इसके पीछे जो गलती है वो है अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल को चाहिए था कि अगर 2 ओवर डल गए हैं, पहले में 5 रन पड़े हैं, दूसरा ओवर पावर प्ले के अंदर नहीं देना चाहिए था। अगर आपने दिया है तो वहाँ पे मार उन्होंने खाई है। 2 ओवर में शायद 26 या 25 रन उनको पड़े थे। उसके बाद भी आपने उनको 1 ओवर दिया, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक थी, शॉर्ट थी, 3 में 32 या 33 रन थे। लेकिन चौथा ओवर आपको देने की नीड नहीं थी, जब आपको पता है कि जो सामने प्लेयर है वो ऑफ स्पिनर को मार रहा है। क्योंकि 3 ओवर काफ़ी ज़्यादा मोर देन इनफ होते हैं ये जानने के लिए कि सामने वाला प्लेयर कैसे खेल रहा है। तो यहाँ पर एक ब्लंडर हुआ अक्षर पटेल से भी कैप्टनसी के अंदर। अक्षर पटेल ने खुद 2 ओवर डाले, कुलदीप यादव ने भी 2 ओवर डाले। तो ऐसा नहीं है भाई कि लेफ्ट हैंडर खेल गए हैं
तो कुलदीप गेंदबाजी नहीं कर सकता। एक ओवर में उन्हें 20 रन पड़े हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो देन आप दूसरे गेंदबाज को क्या ही कॉन्फिडेंस दे सकते हो। तो इसी के कारण जो मेन चंक था ओवर्स का, देखिए अगर आपको 4 में 55 पड़ते हैं नीतीश राणा को गेंदबाजी करवाते हुए, तो उनसे बेटर जो इकॉनमी रेट है वो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का है। और अगर रन्स पड़ भी जाते हैं आपके मेन फ्रंटनर गेंदबाजों को तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप एक पार्ट टाइमर को सामने डाल गए हो सेट बल्लेबाज का, तो वो तो घर मांगेगा ही मांगेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर हुआ अक्षर पटेल से। लेकिन ये जो मैच है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद 7 मैचों में से 4 मैच जीत चुका है। 8 पॉइंट्स हो चुके हैं। रन रेट जो उनका है नेट रन रेट वो +0.08 हो चुका है। तो यहाँ पे थर्ड प्लेस के ऊपर जो है सनराइजर्स हैदराबाद आ चुका है। दूसरी बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली की 6 में से 3 जीत हैं, 3 हार है, और जो नेट रन रेट है वो 0 EM लगा के चलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा विन और लॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोनों टीम्स के लिए, लेकिन जो एक मैच होता है वो आपको लेटर ऑन जब स्टेज आएगी, जब 12 मैचेस आपके हो जाएंगे, 13 मैचेस आपके हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो 2 पॉइंट्स हैं वो कितना ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं। तो यहाँ पे इस मैच के अंदर ब्लंडर्स हुए हैं। ईशान किशन ने कहीं ना कहीं बेटर कैप्टनसी की, अच्छे तरीके से गेंदबाजों को घुमाया। और एक बार अगर हम गेंदबाजी की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी नजर आई। दिलशान मधुशंका, यहाँ पे जो पैट कमिंस की बात चल रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर जब पैट कमिंस आएंगे, एक आगे भाग संभालेंगे, तो पैट कमिंस अच्छा करेंगे, टीम भी अच्छा करेगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद को पैट कमिंस को छोड़ देना चाहिए। जो 20 करोड़ की राशि दी गई है पैट कमिंस को, वो कहीं ना कहीं छोड़ी जा सकती है, और उस राशि में और बढ़िया प्लेयर इस टीम में लेके आ जा सकते हैं। क्योंकि दिलशान मधुशंका आते हैं एज ए रिप्लेसमेंट, 4 ओवर में 36 रन देते हैं, 1 विकेट है। ईशान मलिंगा 4 में 32 रन देते हैं, 4 विकेटें हैं। और एक्सेप्शनल गेंदबाजी की है बंदे ने। जो यॉर्कर इन्होंने डाले हैं वो काफ़ी डेडली थे, और उन यॉर्कर के सामने रन्स बनाना जो रन्स बनाना है वो नेक्स्ट में पॉसिबल है। हर्ष दुबे की बात करेंगे, 2 ओवर में केवल 12 रन दिए, 3 विकेट निकाले। साकिब हुसैन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट निकाला। तो यहाँ पे गेंदबाजी बहुत अच्छी रही सनराइजर्स हैदराबाद की। और अगर ये गेंदबाजी इतनी बेटर ना होती तो शायद दिल्ली ये मैच को कहीं ना कहीं चेस करके लेके जा सकती थी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स निकले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि दिल्ली कैपिटल के लिए भी अब ये जो प्लेइंग 11 है ये शॉर्ट रहनी चाहिए। नीतीश राणा को आप मौके दीजिए। नीतीश राणा कहीं ना कहीं आपको अगर सारे मैचेस खेलेंगे तो ऊपर से 2-3 मैच आपको जिताने देंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीतीश राणा को भी लॉट्स मोर टू प्रूव है। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल इसी कॉम्बिनेशन के साथ अभी आने वाले मैच जो है खेल सकती है। तो ये था इस मैच का रिव्यू। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि जो भी मैच देखते हैं उनका एक माइंड होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। बाकी बात करेंगे कल के मैच की, तो कल का मैच है जी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो ये मैच के अंदर दोनों ही टीम्स, चाहे आप राजस्थान रॉयल की बात करो चाहे लखनऊ सुपर जायंट की बात करो, दोनों ही टीम स्टार्ट अच्छा किया था। लेकिन अभी LSG बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुकी है, राजस्थान रॉयल्स जो है बैक टू बैक मैचेस हार चुकी है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई जो टीम है वो जीत के कद पे सवार होगी ही होगी। मैच है लखनऊ के अंदर, और लखनऊ की टीम कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन जो राजस्थान रॉयल है उनके पास जो फैक्टर है वो है उनका ओपनिंग स्लॉट, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। जिस दिन भी ये दोनों खिलाड़ी खड़े होंगे, रन्स बनाएंगे, उस दिन राजस्थान अच्छा परफॉर्म करेगी। लास्ट कुछ मैचेस में देखने को मिला है कि जब वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल रन्स नहीं बनाते हैं तो जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ड्यू टू दैट रीज़न ये टीम जो है बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एक बार टीम्स की बात करेंगे तो टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी सिमिलर रहने वाली हैं। लेकिन LSG को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो क्या है, क्योंकि एडन मार्करम को अब नंबर 5-6 के ऊपर बल्लेबाजी नहीं करवा सकते। अगर निकलस पुगन पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई ये बंदा नहीं चल रहा है, तो 6 मैचेस हो चुके हैं, ये टाइम आ चुका है ब्रेज़की को मौका देने का। ब्रेज़की बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। ओपनिंग में आपको एडन मार्करम को ही रखना चाहिए, साथ में मिचेल मार्श होंगे, ऋषभ पंत आएंगे, ब्रेज़की आएंगे, देन आपके आयुष बडोनी आएंगे, मुकुल चौधरी आएंगे, हिम्मत सिंह आएंगे, मोहम्मद शमी है, अवेश खान है, प्रिंस यादव है, M सिद्धार्थ है और मोहसिन खान है। इस टीम का बॉलिंग अटैक डिसेंट है। प्रिंस यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। अगर किसी तरीके से कोई आउटसाइड चांस बनता है तो मयंक यादव को इस टीम में ऐड किया जा सकता है, जो कि एक एक्सप्रेस पेस लेके आएंगे। और दर्शक भी कहीं ना कहीं वेट कर गए हैं देखने का कि फिटनेस कितनी है और अभी वो किस पेस पे गेंदबाजी कर गए हैं। तो हो सकता है कल उन्हें मौका मिल जाए। राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। जायसवाल है, सूर्यवंशी है, जुगेल है, रियान पराग है,
अभी भी रियान को काफ़ी ज़्यादा प्रूव करना है सीज़न के अंदर, क्योंकि एज अ कैप्टनसी तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस कर रहे हैं, 6 में से 4 मैच जीत के, लेकिन एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, एज अ प्लेयर अभी तक भी उन्हें प्रूव करना है कि वो अभी भी इस टीम में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत ही उन्हें कैप्टनसी मिली है, ना कि कैप्टनसी के बदौलत वो अपने प्लेइंग 11 में जगह बना गए हैं। शुभमन हटमाया का देखना पड़ेगा कि भाई क्या करना है। 2 सीज़न हो चुके हैं, कुछ बेटर परफॉर्मेंस नहीं आई है। लास्ट मैच के अंदर मौका मिला था, रन्स नहीं बना पाए, तो शुभमन हटमाया का सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। डोनोवान फोगे का अच्छी पारियाँ खेली हैं, ज़्यादा मौके नहीं मिल गए हैं, जहाँ पे मौके मिल गए हैं वहाँ पे रन बनाते भी नजर आते हैं। रविंद्र जाडेजा है, 14 करोड़ के अंदर टीम के अंदर आए थे ट्रेड करके संजू सैमसन से, लेकिन संजू सैमसन जो एबिलिटी इस टीम को प्रोवाइड करते थे वो शायद जडेजा प्रोवाइड नहीं कर पा गए। गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया था लास्ट मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो जडेजा को लेके आना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की टीम में। जोफ्रा आर्चर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रवि बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्रिजेश शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नादर बर्गर को कम ओवर क्यों दिए जा रहे हैं, डेथ में बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जा रही, ये अभी भी सस्पेंस है। शायद आने वाले मैचेस में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। ऋषराज पुंजा जो है एक नए खिलाड़ी हैं और लेग स्पिन डालते हैं, अच्छी हाइट है, लास्ट मैच के अंदर अच्छा डिसेंट परफॉर्म किया था, तो ये भी इस टीम के अंदर रहेंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लखनऊ की टीम है वहाँ पे एक आधा चेंजेस बन सकता है, लेकिन जो राजस्थान की टीम है मोर और लाइकली यही रहने वाली है। तो दोस्तों इन दोनों टीम्स के अंदर जो लखनऊ की विकेट हैं वहाँ पे रन्स बनते हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगी निश्चित रूप से बॉलिंग करेगी, रन्स बोर्ड पे लगाएगी और दूसरी टीम चेज़ करने के लिए जाएगी। तो यहाँ पे चेजिंग आसान हो सकती है अगर ड्यू का फैक्टर रहता है। अगर ड्यू नहीं आती तो चेजिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो कल यहाँ पे देखना पड़ेगा ऋषभ पंत को कि क्या ब्रैस्की को खिलाते हैं या फिर निकलस पूरन के साथ ही बने रहते हैं, क्योंकि 21 करोड़ के अंदर निकलस पूरन को इस टीम में ऐड किया गया था। तो मुझे लगता है कि कल का मैच कहीं ना कहीं एलएसजी को जीतना चाहिए, और एलएसजी के जो प्लेयर्स हैं उनमें वो मादा है कि वो इस मैच को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम है उसमें यंग पावर ज़्यादा है और यंग पावर को एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं दबा सकता है। तो अब देखेंगे कि क्या यंग पावर चलती है या फिर एक्सपीरियंस चलता है। आपकी क्या राय है कि दोनों में से कौन सी टीम जीत सकती है या कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। जो भी लोग वीडियो यूट्यूब पे देखें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए, और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।